A very good morning all of you. Class 10th RBSC subject Social Studies. So we are doing chapter 4th History of the World. हम हिस्ट्री का चैप्टर 4th कर रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं एंड वी ऑलरेडी स्टार्टेड द टॉपिक दैट इज़ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए देखो रिजल्ट्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड का था वो देख लिया था. अब हमारे जो मेजर टॉपिक्स हैं हम वो देख रहे हैं. एक है हमारे पास में अभी तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इसके बाद में देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली. इसके लिए जो कंडीशंस थी वो भी हमने देख लिया, कहाँ ज़रूरत पड़ी थी यहाँ पे यूनिफिकेशन करने की या इसको रिफॉर्मिंग करने की. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था. एंड मेजर ऑब्स्टिकल्स इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी हमने वो भी देख ली थी. ठीक है, आपको अगर मैं एक बार फिर से ये थोड़ा सा रिवाइज अगर करवा देती हूँ. देखो दिक्कत क्या हो रही थी, दिक्कत ये हो रही थी, देखो ये जर्मनी है, इसमें बताया जा रहा है ये जो पूरा जर्मनी है ना, इस जर्मनी में 2 पार्ट्स थे. ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं. यहाँ ये पूरा जो पार्ट है ये है पूरा प्रशिया. ठीक है, और यहाँ नीचे आ जाता है ऑस्ट्रिया. तो प्रशिया जो था वो जियोग्राफिकली बहुत बड़ा भी था और काफ़ी लिबरल थॉट वाला था. आपको कुछ ये वर्ड्स है इसके मतलब समझने पड़ेंगे यहाँ पे हिस्ट्री में. लिबरल क्या होता है, ठीक है, और कंजर्वेटिव, 2 वर्ड पे ही पूरी. तो ये जो 2 वर्ड हैं इसी की वजह से ये जो पूरी हिस्ट्री है यहाँ पे जर्मनी की वो चेंज होने वाली है. ठीक है, एक तो हमने देख लिया है कि लिबरल में क्या था आपको मैं बता दूं. हमने जो जर्मनी के बारे में बात की थी, ठीक है, जर्मनी जो था उस टाइम में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो रखा था. देखो सबसे पहले अगर बात करो तो ये 300 जर्मन स्टेट्स थे. ठीक है, फिर था प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, 2 मेजर जो स्टेट्स थे वो ये थे ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया. बाकी जर्मनी जो था वो 300 छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिस वजह से एक्सटर्नल जो अटैक्स होने वाले थे, आउटर अटैकर्स का खतरा भी था. नाउ this smaller number of German states encouraged feelings of nationalism and patriotism among these German states. अब दिक्कत ये आ रही थी कि ये जो 300 स्टेट्स हैं इनको कंट्रोल कैसे किया जाए. देखो छोटे मैंने आपको लास्ट वीडियो में स्टोरी भी बताया था कि कैसे डिवाइडेड होने वाली चीज़ों को ईज़िली कैप्चर किया जा सकता है. तो जर्मन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम में जर्मनी को यूनिफिकेशन करने की, एक होने की. तब जाके आप देखोगे आगे चल के क्या होता है. देखो ये 300 स्टेट्स में क्या था, डिवाइडेड था. आगे चल कर के ये 300 क्या हो जाएंगे, 39 में डिवाइड हो जाएंगे. अब देखो जर्मनी जो था उसको एक होने के लिए काफ़ी ज़रूरत थी वहाँ पे लोगों को अवेयर किया जाए, लेकिन इतनी अवेयरनेस वहाँ पे नहीं हो रही थी. अच्छा, अब इसको अवेयर करने के लिए क्या किया गया, इसकी जो स्टार्टिंग की गई थी वो की गई थी किससे, यहाँ पे ये है जॉन गॉटिले फिच, जिसको हम फिच बुलाएंगे. ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ये एक थिंकर थे और एक्चुअली इन्होंने ही सबसे पहले जो था एक प्लेटफॉर्म बना के दिया था जो लोगों को क्या कर सकता था, अवेयर कर सकता था, उनमें नेशनलिज्म और जो देशभक्ति होता है उसकी फीलिंग जो था वो ला सकता था. अच्छा, एक और रीज़न हो सकता है कि घर, सपोज़ अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं घर का, अगर एक कोई घर है उसमें सारे मेंबर्स हैं लेकिन अगर किसी के आपस में नहीं बनती है और वो लड़ रहे हैं, डजंट मैटर कि वो ब्लड रिलेशंस हैं, रियल है, कज़िन है, लेकिन वो लड़ रहे हैं. देखो आज नहीं तो कल तो वो एक होंगे ही. ठीक है ना, बिकॉज ऑफ जो रियल रिलेशंस होते हैं वो कभी ब्रेक नहीं होते, कोई नहीं कर सकता, हम कुछ चाह के भी नहीं कर सकते. ठीक है ना, तो यही चीज़ थी वहाँ पे जर्मनी के अंदर भी. अब जर्मनी को एक करने के लिए एक डर की ज़रूरत थी. जब डर लगता है ना तो हम दुश्मन के साथ भी अपनी फ्रेंडशिप कर लेते हैं. ऐसी ही कंडीशंस जो है वो जर्मनी को एक करने में काम आने वाली है. ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले स्टार्टिंग हो गया है यूनिफिकेशन. पहले तो नीड फील हो रही है कि यूनिफिकेशन होने की ज़रूरत है. ठीक है, अब ये
नीड फील करवाना ज़रूरी है लोगों को। जब तक जो पब्लिक है उसको फील नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो ये फिच और भी ऐसे थिंकर्स थे जिन्होंने क्या किया था, इसको सपोर्ट करने का काम किया था। किसको? नेशनलिज्म की फीलिंग को, लोगों में ये फीलिंग डालनी जो थी वो ज़रूरी थी। अब इसके बाद क्या होता है, ऐसा कौन सा डर है जिसकी वजह से जर्मनी एक होने के बारे में सोचेगा, या जो 300 स्टेट्स थे वो आगे चल के 39 में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो डर था ये जो अंकल आप देख सकते हो, यही अंकल जो हैं वो डर था। ये अंकल है, ही इज़ नेपोलियन। बिफोर द कैंपेनिंग्स ऑफ नेपोलियन, जर्मनी, देखो हमने देख लिया था फ्रांस में जब पोप और ये इतना सब चल रहा था और वहाँ पे जब एनार्की जैसी आने की कंडीशन हो गई थी, तब नेपोलियन ने वहाँ पे ऑब्वियसली जब अगर कहीं पे वीक सक्सेसर होता है या कहीं पे ऐसा कोई वीक किंग है तो क्या हो जाता है, कोई ना कोई जो भी स्ट्रॉन्ग पर्सन रहेगा वो उस पर कन्क्वायर कर लेगा, अपना ऑक्यूपाइड कर लेगा उसको। तो ऐसी ही कंडीशन वहाँ पे फ्रांस में थी। अब नेपोलियन के लिए कंडीशन ये भी थी कि वो देख रहा था कि जर्मनी जो है वो पूरी तरह से बिखरा हुआ है। देन दिस इज़ द राइट टाइम टू कंट्रोल द जर्मनी, वो पूरा कंट्रोल ओवर करना चाहता था। देन जर्मनी वॉज डिवाइडेड इंटू हंड्रेड्स ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अच्छा, जो स्टेट्स थे वो सारे इंडिपेंडेंट भी थे। इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या हुआ, जैसे आज डिवाइड तो सारी कंट्रीज़ होती है, स्टेट्स तो सब में होते हैं, अब एक कंट्री स्टेट्स में तो डिवाइड होगी, लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिवाइड होना आ रहा है। इसका इंडिपेंडेंट मतलब उन पे किसी दूसरे स्टेट का कोई रूल नहीं चलेगा, अपने स्टेट के जो डिसीजंस होंगे वो खुद लेंगे ये लोग। तो बहुत इजी था इनको ऑक्यूपाइड करना। एंड सिटीज़, ऑल्दो द पीपल वर डेमोक्रेटिक, दे हैड लिटिल सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। अब थोड़े बहुत जो डेमोक्रेसी लोगों को अब मिल गई थी, तो देखो सडनली डेमोक्रेसी मिली है उन्हें, तो वो उसको संभाल नहीं पा रहे थे। हर कोई इंडिपेंडेंसी चाह रहा है, फ्रीडम चाह रहा है, तो ऐसी यही प्रॉब्लम्स करेगा उनके लिए द नेपोलियनिक वॉर्स। अब नेपोलियन ये जो है नेपोलियन क्या करेगा, वॉर करेगा ये जर्मनी पे। इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी वॉर ब्रोक आउट बिटवीन फ्रांस एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप। अब यहाँ पे देखो जो अटैक होने लगे थे, ठीक है, उसके बाद से फ्रांस की हालत बड़ी ख़राब सी हो रही थी। ठीक है, आपने अगर 9th क्लास में देखा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन जो पढ़ा हुआ है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने देखा था कि इसने अमेरिका को सपोर्ट किया था, जिसके बाद से क्या था, फ्रांस की हालत जो थी वो बड़ी ख़राब थी। ठीक है, तो फ्रेंच एम्परर जो था, कौन था वो, नेपोलियन। फोर्सेस वर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कन्क्वेयर एंड कंट्रोल द होल ऑफ मेन लैंड यूरोप। यूरोप की जो मेन ज़मीन थी उसको कंट्रोल करने के लिए जो था नेपोलियन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इनफ था उसके लिए, इंक्लूडिंग द न्यूमरस जर्मन स्टेट्स। अब ये जो जर्मन स्टेट्स हैं इनको भी कंट्रोल करना उसके लिए क्या था, इजी था। क्यों? क्योंकि ये सारे क्या थे, डिवाइड हो चुके थे। नेपोलियन रीऑर्गेनाइज्ड जर्मनी, लेकिन देखो 300 स्टेट्स हैं, कंट्रोल करना ओके, मतलब आप उसको जीत रहे हो वो इजी पड़ेगा, लेकिन जीत कर मेंटेन करना ये मुश्किल होता है, गवर्निंग करना ये भी मुश्किल होता है, पूरा कंट्रोल करना, क्योंकि वो कितने स्टेट्स में था, 300 स्टेट्स में था। देखो कभी कभी कुछ अच्छा भी हो जाता है अगर बुरा होता है उसके साथ ही। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा क्या हो रहा है जर्मनी में, यहाँ तो दुश्मन है फ्रांस और वो अटैक करके जीत चुका है जर्मनी को, सारे स्टेट्स हैं छोटे छोटे उनको हासिल कर चुका है, और जो प्रशिया और ऑस्ट्रिया है उन पे ऑलरेडी नज़र है इंग्लैंड और अमेरिका और फ्रांस की खुद की। तो यहाँ पे अच्छा क्या होगा, आपको भी लगेगा क्या बोल रहे हैं, अच्छा हो रहा है। देखो अच्छा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जहाँ पे 300 जो स्टेट्स थे उनको कोई भी उनको उनमें यूनिटी नहीं ला पा रहा था। ठीक है, तो ये यूनिटी लाने का काम और ये जो 300 स्टेट्स थे इनको 39 में कन्वर्ट करने का काम अगर किसी ने किया था ना, वो किया था नेपोलियन ने। क्यों किया था, देखो ये भी उसकी वो सेल्फिश था, उसने खुद के लिए किया था। ठीक है, सेल्फिश कैसे, 300 स्टेट्स पे छोटे छोटे पे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, इसीलिए उसने क्या किया,
नेपोलियन रीऑर्गेनाइज जर्मनी इनटू 39 लार्जर स्टेट्स। उसने बड़े बड़े 39 स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया, रीऑर्गेनाइज कर दिया। किसको कर दिया? 300 जो स्टेट्स थे उनको। कन्फेडरेशन एंड ही ऑल्सो कन्फेडरेशन एस्टैब्लिश द कन्फेडरेशन ऑफ द राइन। देखो ये ध्यान रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कन्फेडरेशन ऑफ राइन इसने एस्टैब्लिश कर दिया था। ये एक ऐसी कमिटी थी, एक ऐसी टीम थी जो वहाँ पे फ्रांस के रूल को मेंटेन करने का काम करेगी। नाउ अ लीग ऑफ 16 जर्मन स्टेट्स, दिस ब्रॉक्ट फर्दर यूनिफिकेशन टू जर्मनी। अब ये बता रहे हैं यही चीज़ जो थी वो क्या कर रही थी, जर्मनी में यूनिफिकेशन लाने का वाला जो पहली फीलिंग आती है कि नहीं हमें लड़ना है, यस वी हैव टू गेट फ्रीडम, ये वाली फीलिंग फर्स्ट टाइम आई है तो वो इसी कन्फेडरेशन पे आई है। अच्छा वो क्यों आई है? देखो सपोज़ आप इसको ऐसे सोचो ना, मान लो अभी आप अपने घर में रह रहे हो, कोई गेस्ट आ जाता है या कोई ज़बरदस्ती घर में रह रहा है ना, कई बार रेंट पे भी लोग रहते हैं, ज़बरदस्ती रहते हैं। आप मान लीजिए वो रह रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप वीक हो जाते हैं, लेकिन अगर वो अपने दूसरे मेंबर्स को ला रहा है, फिर वो अपना कल्चर और ट्रेडिशन जो भी है उसका, वो भी आपको यहाँ लाके आपको डोमिनेट कर रहा है उन चीज़ों के लिए, दैट यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में ये थोड़ी ना बर्दाश्त होगा कि भैया तुम तो हमारा कल्चर ही चेंज कर रहे हो, फिर तो हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, हमारी जो आइडेंटिटी है वो तो ख़त्म होने वाली है। तो यही हालत जो थी उस टाइम में जर्मनी की हो रही थी। नेपोलियन वॉज डिफीटेड फर्स्टली इन लिपिजिंग। अच्छा ये लिपिजिंग क्या है ये आपको मैं बता दूँ। एक्चुअली सभी लोग जो अपने फ्रीडम के लिए लड़ने की कोशिशें कर रहे थे ना, उसी टाइम में ये सबसे बड़ी, ये रेवोल्यूशन होने से और जर्मनी की यूनिफिकेशन से पहले और वर्ल्ड वॉर, जो दोनों वर्ल्ड वॉर हुए थे उनसे पहले की सबसे बड़ी लड़ाई थी, जिसको खूनी लड़ाई का नाम दिया हुआ है हिस्ट्री में। ठीक है, तो नाउ देन एट वाटरलून इन 1815 ब्रिंगिंग एंड टू द कन्फेडरेशन ऑफ राइन। ये देखो वहाँ पे कन्फेडरेशन ऑफ राइन यानी कि वही था कि वो जो अपना सब कस्टम और ट्रेडिशन जो यहाँ पे धीरे धीरे एस्टेब्लिश करा था, जर्मनी को एक तरह से पूरा ही फ्रांस बनाने वाला है वो, तो जर्मनी की खुद की तो आइडेंटिटी रहेगी नहीं। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, प्रोवोक कर दिया, अपोज करना स्टार्ट कर दिया प्रोवोक होके। और यही चीज़ थी कि वहाँ पे क्या हुआ, नेपोलियन हार गया और चला गया। ठीक है, अच्छा अब नेपोलियन के जाने के बाद क्या, आपको मैं बता दूं, नेपोलियन ने बहुत ज़्यादा वो क्रूअल था जर्मनी के लिए। ऑब्वियसली अगर कोई अपने घर में अच्छा रहता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरों के साथ में भी इतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो यही बात थी कि जर्मनी के लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं था और उसने बहुत क्रूअलिटी रखी थी अपने नेचर में, और उसके इसी नेचर की वजह से वहाँ की जो पब्लिक थी वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुई उससे, और जो दूसरी कंट्रीज़ थी, ठीक है, वो सब डरते भी थे क्योंकि ये जो नेपोलियन था ये बड़ा ही क्रूअल था, इसीलिए सारी जो अदर कंट्रीज़ थी वो इससे डरती भी थी। तो यही बात थी यहाँ पे। जब उसके जाने के बाद में क्या हुआ, दी जर्मन कन्फेडरेशन, यहाँ पे हम बात करेंगे जर्मन की खुद की कन्फेडरेशन आने वाली है। ये कन्फेडरेशन क्या होता है, एक पार्लियामेंट आप समझ सकते हो, खुद की गवर्नमेंट। नाउ एट द कांग्रेस ऑफ वियना, अब देखो क्या हुआ, ये जो जर्मन कन्फेडरेशन बनने वाली है, ठीक है, जर्मन, ये हम वियना की बात कर रहे हैं। वियना मैंने आपको बता दिया था, वियना क्या है, आज भी ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया उस टाइम में पावरफुल माना जाता था। ये ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया पावरफुल क्यों माना जाता था, क्योंकि ऑस्ट्रिया में क्या था, ऑस्ट्रिया में एग्रीकल्चर था, और सबसे पहले अर्लियर टाइम में एग्रीकल्चर ही सबसे बड़ा प्रोफेशन होता था, पूरी इकोनॉमी इसी पे बेस्ड होती थी। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ऑस्ट्रिया जो है जर्मनी के, हम बात कर रहे हैं 2 पार्ट है, ऑस्ट्रिया और प्रशिया। तो यहाँ पे दिक्कत ये हो रही थी कि जर्मनी के ये 2 बड़े स्टेट्स थे जो राज कर सकते थे जर्मनी पे। अब 39 में कन्वर्ट तो कर दिया 300 से, लेकिन अब राज कौन करेगा। इसके लिए सबसे पहला स्टेप था
जो दिक्कत थी, जो फ्रांस का कन्फेडरेशन था जो उसने लगाया था अपना, राइन, कन्फेडरेशन ऑफ राइन, उसको डिज़ोल्व कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि नेपोलियन ने इतना टॉर्चर किया था जर्मनी के लोगों को कि वहाँ के लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि नेपोलियन से रिलेटेड कोई भी याद बाकी रहे। मैंने आपको बताया भी है और हिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा, 6th क्लास में भी पढ़ा होगा, अर्लियर जो भी क्लासेस रही हैं उनमें, कि जो भी अटैकर्स आए थे, जिन्होंने भी अटैक किया, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? तोड़ फोड़ करने का, डिस्ट्रॉय करना, एवरीथिंग। क्यों किया ये सब? उनको थोड़ी ना मज़ा आता था, इसीलिए किया ताकि आने वाली जनरेशन को नहीं पता चले कि ऐसा कुछ था। ठीक है, देखो सबसे पहले एक एग्जांपल बताती हूँ आपको इंडिया का। आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें देखा होगा 6th क्लास में, अर्लियर टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग। हम भी क्या हैं, एक तरह से आर्यंस ही हैं। आर्यंस से पहले, आर्यंस इंडिया में सबसे पहले कौन आए थे? आर्यंस आए थे। आर्यंस से पहले भी क्या इंडिया में लोग थे? हाँ थे। कौन थे, क्या थे, उनके बारे में कोई सोर्सेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहा जाता है आर्यंस जब आए थे उन्होंने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, क्यों कर दिया था? ताकि आने वाली जनरेशन्स को, लोगों को ये हिस्ट्री नहीं पता रहे कि आर्यंस बाहर से आए थे और यहाँ कोई और भी रहते थे, और इसीलिए उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया, उन लोगों को भी मार दिया था ताकि पूरी तरह से इंडिया उनका रहे। तो ये जो कंडीशंस हैं, यही वाली बात जो है वो यहाँ पे थी। नेपोलियन की से जुड़ी हुई सारी यादें वो मिटाना चाहते थे ताकि आने वाली जनरेशन्स को नहीं पता चले कि ऐसा कुछ कभी जर्मनी ने फेस किया है। ठीक है, और ना ही कभी फ्रांस की कोई याद जो है वो यहाँ पे रहे। इसीलिए क्या हुआ, वो जो कन्फेडरेशन उसने बनाई थी कमेटी, वो डिज़ोल्व कर दी, ख़त्म कर दी, क्योंकि वो उसकी सारी यादें जो थे एरेडिकेट करना चाहते थे। एंड द जर्मन स्टेट्स नाउ फॉर्म्ड, अब जर्मनी ने क्या किया था, अपने सारे स्टेट्स ने मिला के खुद का एक जर्मन कन्फेडरेशन बनाया था। ठीक है, ऑल्सो नोन एज बंड, इसको हम लोग बंड कह रहे हैं, लेकिन इसको जर्मन लैंग्वेज में बुंड कहा जाता है। Now it aimed to protect its members and give them a stronger voice in Europe. यूरोप में अपनी एक अलग पहचान बनानी है जर्मनी की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी इस कमेटी की थी। इट हैड अ डाइट, यानी कि पार्लियामेंट था इसका खुद का, एक तरह से ये क्या था, इसको एक अथॉरिटी दी हुई थी। पार्लियामेंट होता है ना, सब जगह होता है, अपर हाउस, लोअर हाउस, ठीक है, वैसे ही। But it did not achieve much as decisions had to be unanimous. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितना एम लेके ये लोग आए हैं उतने ही पूरे होंगे। ठीक है, नाउ it is enough for today and we will continue in the next video.